गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ सुशांत और आज की क्लास में हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो सकता है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और प्रीएम्बल क्या है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ हिंदी में एक अच्छा निबंध लिखना और इंग्लिश में एक अच्छा ऐसे लिखना, वो अच्छा ऐसे और अच्छा निबंध तभी कहलाएगा जब उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो होगा वो आपके निबंध के बारे में या आपके ऐसे के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताता है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर कंट्री की अपनी एक अलग स्टोरी है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया ने 85 वर्ड्स के एक पैराग्राफ के अंदर, जो कि आपके सामने है, ये 85 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है जिसको प्रेम्बल बोला जाता है, हिंदी में इसे प्रस्तावना कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को देखते हैं तो सबसे पहला अगर कोई चीज़ आपको देखने को मिलती है तो वो आपको प्रियम्बल देखने को मिलता है, यानी कि प्रस्तावना देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रस्तावना है क्या और ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्यों है, और क्लास के एंड तक हम ये भी समझ जाएंगे कि इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे जो इतने वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जब जस्टिस की बात कही जा रही है तो यहाँ पे सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। यहाँ पे जब लिबर्टी की बात कही जा रही है तो लिबर्टी किस हिसाब से है? थॉट्स के हिसाब से है, एक्सप्रेशंस के हिसाब से है, बिलीफ के हिसाब से है, फेथ और वर्शिप के हिसाब से लिबर्टी की बात कही गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस प्रकार की लिबर्टी देता है? इंडियन के सिटीजन्स को जो लिबर्टी मिली है वो क्या एक राइट है या फिर थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन लिमिट है? जब यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती है तो इक्वल स्टेटस क्या हो सकता है या इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, और इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को हम कैसे प्रमोट करते हैं हम सभी लोगों में। क्योंकि इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारी है, जहाँ पे कल्चर बहुत सारा है, हर रिलीजन अलग है यहाँ पे। और उन्हीं के बीच में जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं या इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, किसी काम में जब मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, या हमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है या किस जेंडर से बिलोंग करता है। यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात कही गई है। इंडिया हमेशा गवर्नमेंट की स्कीम्स में आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे सब लोग कौन है और किनका डेवलपमेंट हमें करना है, फ्रेटर्निटी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है, यूनिटी क्या है और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन क्या है। प्रियम्बल सिर्फ 85 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है और एक इंट्रोडक्शन है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 80% तक शायद बता देता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रियम्बल जो है कैसे आया या इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, तो दो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसमें पहली डेट है 26 ऑफ नवंबर 1949 और एक इम्पॉर्टेंट डेट इसके जस्ट 2 महीने बाद की है 26 जनवरी 1950। हम बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि 1950 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे मना रहे होते हैं तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम इस दिन भी इंडिपेंडेंट हुए थे और 15 अगस्त 1947 को भी इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन रिपब्लिक वर्ड के अंदर और इंडिपेंडेंट वर्ड के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट वर्ड के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? रिपब्लिक तो हम हुए 26 जनवरी 1950 को और इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 को। 1947 को जब हम ब्रिटिश कॉलोनी के अधिकारों से मुक्त हो गए तो जितनी खुशी हमें थी उससे ज़्यादा ही इंडिया के ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, क्योंकि अब हमें कोई लीड नहीं कर रहा था। अब जो भी करना था वो इंडिया के लोगों को खुद से करना था, या इंडिया के जो फ्रेमर्स थे उनका जो विजन्स था वो उन्हें खुद से देखना था।
सो इन 1947 हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद एक पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके अंदर बहुत सारी कमिटीज़ थी, उनके बहुत सारे थॉट्स थे, उनके बहुत सारे विजन्स थे, और उन सब के ऊपर काम करके जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने रखा वो प्रीएम्बल को रखा, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक का मतलब ये था कि 1947 को जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद 1950 का जो ईयर था, तब हमने भारत के संविधान को अपनाया, उसे अडॉप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो केम इनटू फोर्स, यानी कि अब जो है आने वाला फ्यूचर इंडिया का वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। यानी कि संविधान जो है एक सबसे बड़ा रूल है, एक लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग हम सब इंडियन सिटीजन्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। तो सीधी सी बात हमको ये लग सकती है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका प्रीएम्बल मेन पार्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो काफ़ी सिमिलर होगा या सेम होगा। तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से एक आइडिया लिया, हमने एक आइडिया लिया, लेकिन हमारे प्रीएम्बल में हमने आइडियल्स को लिखा। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमने, या हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं कि हमने कहीं ना कहीं से उन्हें अडॉप्ट किया है। लेकिन अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी दूसरे देश का जो चीज़ है, दूसरे देश की जो चीज़ है, उसको एज इट इज़ हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दें। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होने का मतलब था कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हमने वहाँ से एक आइडिया लिया कि हम प्रीएम्बल इस तरीके का लिख सकते हैं। लेकिन उसमें जो आइडियल्स थे, आइडियल्स मीन्स जो हमारे इंडिया का विजन था, जो हमारे इंडिया का कल्चर था, जो हमारे इंडिया की फिलोसॉफी थी, वो हमारी खुद की थी, हमारी अपनी थी। The third statement say that drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थिंग, ड्राफ्टेड मीन्स, चेयरमैनशिप मीन्स, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमें समझने की कोशिश करते हैं। ड्राफ्टिंग अंडर द चेयरमैनशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग थॉट्स थे, और उन थॉट्स को कहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारे फ्रेमर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं, या फिर उसके मेकर्स जो उसे बना रहे हैं, उनके अपने थॉट्स थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, इंडिया का विजन ये होना चाहिए, या उनके अपने कुछ आइडियाज़ थे, या उनकी अपनी कुछ फिलोसॉफीज़ थी, उनकी कुछ फिलोसॉफी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग हो सकते हैं? बहुत से लोग थे। कुछ मेजर कमिटीज़ भी थी, हाँ बिल्कुल थी। 22 मेजर कमिटीज़ थी, जिसमें से अगर हम बात करें तो 7 से 8 कमिटी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और इनका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसी में से एक कमेटी का अगर हम एग्जाम्पल लेके समझें तो वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे एक वर्ड आता है ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट क्या होता है? ऐसा तो था नहीं कि 1949 में जब हम 1947 के बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे तो उसमें कुछ चेंजेस करने की हमको ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स होने की ज़रूरत थी, यहाँ पे अमेंडमेंट्स हो सकते थे और हुए भी सही, और इन्हीं अमेंडमेंट्स की वजह से हम अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एक ड्राफ्ट था, जिसके ऊपर हम सभी के थॉट्स रिलाय करेंगे, और सारे मेकर्स जो हैं, जो सारे फ्रेमर्स हैं, वो उसके ऊपर काम आगे चलकर, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, या कुछ चीज़ों को जोड़ना है, कुछ चीज़ों को हटाना है, तो उस पर ईजिली कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, अब ड्राफ्टिंग कमेटी एक कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को एमपी के अंदर हुआ था, मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ और भी है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग हैं जब, और इतने सारे फ्रेमर्स हैं, इतने सारे मेकर्स हैं, इतनी सारी कमिटीज़ हैं, और उनमें 7 से 8 कमिटीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हैं, उसमें से एक कमेटी के चेयरपर्सन को जब हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मेन स्ट्रक्चर था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को है। इन शॉर्ट उन्होंने ये किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक रहे, मतलब कि जो लोग हैं, असली जो पावर है वो उनके पास रहे। इंडिया जो है एक सेक्युलर और इंक्लूसिव नेशन के तौर पे आने वाले टाइम पे देखने को मिले। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एफआर को। एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस को अभी हम आगे पढ़ेंगे सोशल जस्टिस क्या होते हैं, और रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी जो कंडीशंस थी वो शायद इतनी सुटेबल नहीं रही होंगी, दैट्स वाई रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, सोशल जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया, और उनको चीफ आर्किटेक्ट होने के नाते हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो प्रीएम्बल जो है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को और उसके विजन को दर्शाता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। मैं अगर आर्टिकल 15 की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूँ, या आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है उसका विजन क्या है और उसकी फिलॉसफी क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेंगी। अब यहाँ पे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सामने, जो 85 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है वो शो करता है इंटीग्रिटी को, इंटीग्रिटी को शो करता है। यहाँ पे जो वी है वो यूनिटी को शो करता है कि हम भारत के लोग हैं, हम एक हैं और हम में एकता है, हम यूनाइटेड हैं। हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम इंडिया को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री हो, एक सोशलिस्ट कंट्री हो, एक सेक्युलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री हो, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और ये सभी लोगों के लिए एक समान हो। यहाँ पे जब प्रीएम्बल जस्टिस के बारे में बात करता है तो स्पेशली जस्टिस के अंदर सोशल जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो सकते हैं, ये हम अभी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमको लिबर्टी के बारे में बताता है तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस क्या है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ क्या है, लिबर्टी ऑफ फेथ क्या है, या लिबर्टी ऑफ वर्शिप क्या है, इस चीज़ के बारे में हमको बताता है। जब इक्वलिटी की बात करता है तो इक्वल स्टेटस देने की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, और इसे हर जगह प्रमोट करने के बारे में बात करता है कि इंडिया जब इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, तो ये सभी लोगों के पास इक्वली तरीके से पहुंचे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और लास्ट में फ्रेटर्निटी की बात करता है, यूनिटी, सबका साथ सबका विकास, एक टैगलाइन है गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स की, हर बार अपन कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो वो उस फ्रेटर्निटी की बात करता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिटी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है। सो फर्स्ट यहाँ पे सोवरेन लिखा हुआ है, और सोवरेन यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि आखिर में इस वर्ड का मतलब क्या है। इंडिया इज फुली इंडिपेंडेंट, इंडिया 1947 के बाद पूर्ण रूप से आज़ाद था। 1947 के बाद, अब जो बात हो रही है वो 1947 के बाद की हो रही है, यानी कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं, जो फ्रेमर्स हैं, वो अब खुद से अपने फैसले लेंगे, अपने जो भी डिसीजंस हैं उनको खुद से लेंगे। लाइक इंडिया इज़ फुली इंडिपेंडेंट अब जो है वो किसी कॉलोनियल पीरियड का, यानी कि जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि
ब्रिटिश कॉलोनी का इंडिया के ऊपर राज था कुछ टाइम तक। और जब इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने की बात आती, कुछ ट्रीटीज़ होती या कुछ रिलेशनशिप्स होते किसी और कंट्री के साथ में, तो वो हमारे हक में नहीं था। लेकिन नाउ इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री और ये अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। खुद से डिसीजंस लेने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल है फॉरेन पॉलिसी। इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ में, इंडिया जो है वो अगर रशिया के साथ में किस तरीके से ट्रीट आना चाहता है, किस तरीके से ट्रीट आना चाहता है, किस तरीके से वो अपने ट्रीटी साइन करता है, किस तरीके से वो उसके साथ फ्रेंडशिप रखता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप रखता है, एक ठीक ठाक वाली फ्रेंडशिप रखता है, ये सारा जो है वो इंडिया के खुद के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। ना कि कोई और कंट्री इंडिया को प्रेशराइज कर सकती है कि नहीं आपको रशिया के साथ ऐसे ट्रीट आना है, या कोई कंट्री इंडिया को ये बोल सकती है कि आप यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि नाउ इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, और इंडिया सोवरेन कंट्री है तो इंडिया अपने डिसीजंस भी खुद से लेगा। द सेकंड थिंग इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो सकता है? सोशलिस्ट जो है वो ये एम करता है कि हम इनइक्वलिटी को कम करें। रिड्यूस मीन्स कम करना, रिड्यूस करता है इनइक्वलिटी को। अगर इंडिया किसी भी कास्ट के बेसिस पे, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, या अमीर और गरीब के बीच में इनइक्वलिटी करता है, तो हमारा जो प्रेम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि हम अब जो हैं एक सोशलिस्ट कंट्री हैं और हम इस इनइक्वलिटी को कम करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी? तो गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्कीम्स फॉर पुअर, जैसे कि थोड़ा सा इसको डीप में समझें तो सोशलिस्ट कंट्री का क्या मतलब है? किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास में या किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के पास में सारे राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के साथ में इंडिया को ग्रो करते हुए देखना चाहती है, और उसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो कई वेलफेयर स्कीम्स भी लाती है, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मनरेगा है। मनरेगा के अंदर आपको पता है कि एक कोई भी गरीब इंसान है या किसी फैमिली का एडल्ट मेंबर है जो मनरेगा को ज्वाइन कर सकता है। 100 डेज का यहाँ पे वर्क मिलता है, उसको काम मिलता है और उसे दिन का पैसा मिलता है। ये दिन का पैसा उसे एक दिन में बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं बना देगा, लेकिन उसके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ज़रूर मेंटेन करेगा। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखेगा। और ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अगर किसी गरीब इंसान को मिल रहा है तभी तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री कहलाएगा। तो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी पुअर को वेलफेयर स्कीम्स देती है या इक्वल ट्रीट करती है तब जाके हम एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे सामने आएंगे। द थर्ड important fact is India is a secular country. So what is the meaning of secular country? A simple definition कि यहाँ पे जो है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन जो हैं वो इक्वली ट्रीटेड होंगे। अगर इंडिया के बारे में कोई पूछे कि ये किस तरीके की कंट्री है या यहाँ पे कौन सा रिलीजन सबसे टॉप पे है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा है या टॉप पे है, या कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन जो है वो टॉप पे है या क्रिश्चियनिटी है या कोई और रिलीजन। ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे रिलीजन जो है उनको गवर्नमेंट इक्वली ट्रीट करेगी, और इक्वली ट्रीट करने का मतलब अगर फंड करती है गवर्नमेंट किसी को तो वो इक्वली फंड करेगी, किसी के साथ भी बायस नहीं होगी, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसका मतलब गवर्नमेंट आपके साथ थोड़ा सा बायस होके पेश आएगी, ऐसा नहीं है। अब जो है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे जो भी है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे साफ मना करा है कि नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जेंडर से या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आप समान रूप से इक्वल हैं, यानी कि आप किसी भी रिलीजन के तौर पे तो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। गवर्नमेंट कैन फंड्स ऑल रिलीजन इंस्टीट्यूशंस इक्वली, जैसे कि मंदिरों को अगर फंड कर रही है, मस्जिद को फंड कर रही है, या फिर किसी और जगह को जहाँ पे कोई लोग अपनी धर्म को मानते हैं तो वहाँ पे भी जो सारी चीज़ें हैं वो इक्वली फंडेड होगी। गवर्नमेंट किसी के साथ भी यहाँ पे बायस नहीं हो सकती है।
ना डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। अब यहाँ पे वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने कई बार सुना है, लेकिन डेमोक्रेसी है क्या? तो जो पहली लाइन है प्रियम्बल की वही हमें बताती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत है वो हम लोगों का है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, असली पावर हमारे पास है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पावर लाइज विद द पीपल। जो हम लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने कैंडिडेट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेलेक्ट करते हैं, और वो पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर हमको हमारे लिए कुछ स्कीम्स लेके आते हैं, कुछ लॉज लेके आते हैं, कुछ रूल्स लेके आते हैं। या इंडिया के अंदर जब पीएम किसी और देश के पीएम के साथ में एक किसी और देश के पीएम के साथ में या प्रेसिडेंट के साथ में अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इंडिया को ले करके, तो उन पीएम को वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोगों ने वहाँ पहुँचाया है। तो जो मेन पावर है वो प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में है या हम लोगों के पास में है। द रिपब्लिक मीन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कंट्रीज के ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हेरिडेटरी फॉर्म है, लाइक राजा का बेटा राजा बनेगा, और एक ये भी कह सकते हैं हम कि मोनार्क मोनार्क सिस्टम, या फिर ये कह सकते हैं कि हेरिडेटरी सिस्टम। हेरिडेटरी सिस्टम क्या इंडिया में आपको हेरिडेटरी या मोनार्क सिस्टम देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि हेरिडेटरी सिस्टम से आते हैं। यानी कि 5 साल के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट है तो हो सकता है कि वो अगले 5 साल के लिए फिर से इलेक्टेड हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होने के बाद उन्हीं का बेटा या उन्हीं के घर से कोई अगला प्रेसिडेंट बनेगा। 5 साल के बाद हो सकता है कि वो नहीं रहें और कोई एक न्यू मेंबर हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो जाए कि हाँ आज से इंडिया के प्रेसिडेंट ये हैं। दैट्स वाई वी आर रिपब्लिक। और यहाँ पे रिपब्लिक का यही मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी सिस्टम इज अडॉप्टेड इन इंडिया। सो अब जो है हमारे पास जस्टिस के बारे में बात कही गई है, और जस्टिस के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रेम्बल जो है हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, सबसे पहले जस्टिस क्या है और ये 3 टाइप के जस्टिस क्या हैं इनके बारे में बात करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस फॉर ऑल, यानी कि हम सोशली तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से एंड पॉलिटिकल तरीके से सभी के साथ में इक्वली ट्रीट तो करेंगे, लेकिन इक्वली ट्रीट कैसे होगा? जस्टिस जो है सोशल तरीके में कैसे हो सकता है? अगर मैं किसी के साथ कास्ट या उसके रिलीजन या एक एग्जांपल जेंडर के बेसिस पे अगर उसके साथ इनइक्वलिटी नहीं करता हूं, मैं सभी को जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, सबको इक्वली ट्रीट करता हूं, तो मैं सोशल जस्टिस का एक हिस्सा हो सकता हूं। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गवर्नमेंट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देगी। यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एक वेलफेयर स्कीम ले आए जिससे गरीब जो हैं वो रातों रात अमीर हो जाए, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने का मतलब, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कानून आए थे, और राइट टू वर्क। अगर सरकार किसी को काम करने का अधिकार भी देती है तो वहाँ पर काम करने के बाद उस पर्सन का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा सा ग्रो होगा, और उसी के साथ में जब ये ग्रो होगा तो यहाँ पे जो प्रेम्बल में जस्टिस है और जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस है वो अपने आप में सही तौर पे काम कर पाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो सकता है? आप जब इलेक्शन के अंदर वोट करते हैं, इलेक्शन के अंदर वोट करते हैं तो आपकी एज 18 होनी चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तौर पे। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तौर पे आपकी एज 18 होनी चाहिए और आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और आप अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं या जिता सकते हैं। ये आपका पॉलिटिकल राइट है।
और ये पॉलिटिकल जस्टिस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के या पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के या पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, कि मैं किसी एक जेंडर को ये कह रहा हूँ कि हाँ आपको तो ये अधिकार है, लेकिन उसमें ही कोई दूसरा जेंडर है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आपको वोट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, या गवर्नमेंट ऐसा कहती है, तो शायद यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस उन लोगों को नहीं मिल रहा है। या मैं पर्टिकुलर किसी रिलीजन के साथ में या किसी कास्ट के साथ में सेम चीज़ करता हूँ कि उन्हें वोट देने से रोकता हूँ, जबकि वो एलिजिबल हैं, 18 साल की उम्र है उनकी और वो अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में सक्षम है, फिर भी अगर मैं उनको रोकता हूँ तो मैं उनको पॉलिटिकल जस्टिस से रोक रहा हूँ। और हमारा जो प्रेम्बल है वो यहाँ पे यही बात करता है कि चाहे सोशल तरीका है, चाहे इकोनॉमिक तरीका है, चाहे पॉलिटिकल तरीका है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन सिटीजन्स को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वल जस्टिस देगा, चाहे वो फिर किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी जेंडर से रिलेटेड हो। यहाँ पे एक वर्ड और आता है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। अब जिसे चाहें उसे पूछ सकते हैं, आप जिसकी भी चाहें उसकी वर्शिप कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। आप जिसमें भी चाहें उसके ऊपर फेथ रख सकते हैं। लाइक आपको किसी पर्सन पे फेथ रखना है, किसी भगवान पे फेथ रखना है, किसी आइडियोलॉजी को मानना है, या आपका अपना अधिकार है आपको एक्सप्रेस करने का, अपनी स्पीच को एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट्स को शेयर करने का और अपने बिलीफ को, अपने भरोसे को बनाए रखने का अधिकार जो है वो आपकी लिबर्टी है। लेकिन लिबर्टी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन लिमिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन लिमिट्स मीन्स लिबर्टी आपके पास एक्सप्रेस करने का या आपके पास थॉट की, आपके पास स्पीच की लिबर्टी है तो सही, लेकिन आप इन सभी चीज़ों के साथ में किसी और के राइट को वायलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई लिबर्टी के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन लिमिट्स लिखा होता है। और यहाँ पे लिबर्टी की जब बात कर रही है तो थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीव की है, फेथ की और वर्शिप की है, बट कुछ लिमिट्स हैं और उन लिमिट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्टली इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और नो डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल जब हम ये समझने की कोशिश करें कि इक्वलिटी है क्या, व्हाट इज इक्वलिटी। अगर मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ और मैं एक मेल कैंडिडेट हूँ, सेम उसी जगह पे काम करने का एक फीमेल कैंडिडेट को भी उतना ही हक है जितना कि मुझे है। या मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्स रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और कोई सेकंड पर्सन जो है वो वाई रिलीजन से बिलोंग करता है और एक जगह जो है मुझे जॉब ऑफर करती है, तो वो वाई को भी इक्वली जॉब ऑफर करेगी। यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब ये है कि हम किसी के साथ भी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वल स्टेटस देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे और इसे सभी जगह पे या हम सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कई बार हम देखते हैं कि इक्वलिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा विजन है वो यही कहता है कि हम किसी भी कास्ट के बेसिस पे, किसी भी जेंडर के बेसिस पे, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, वो मेल है, फीमेल है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे उनके साथ इक्वलिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ब्रदरहुड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी को, और शायद 1947 के बाद कई जगह ऐसी होंगी जो इंडिया में शायद नहीं मिलना चाहती थी, उन सभी को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके हम उन सभी को इंडिया में शामिल करें और शामिल करने के बाद यूनिटी के साथ और ब्रदरहुड
भाईचारे के साथ रहें, ये जो है हमारी फ्रेटर्निटी को शो करता है प्रियम्बल के अंदर। और उसी के साथ एक टैगलाइन आती है, सबका साथ सबका विकास वाली जो स्पिरिट है, यानी कि हम जो लोग हैं इंडिया के वो एक हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमारा प्रियम्बल चालू होता है। और प्रियम्बल जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया को ही सबसे बड़ा मानता है, यानी कि लोग जो हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं या राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, राइट टू एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो सभी लोगों के साथ इक्वली होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। The last thing about this chapter is act as an introduction of the constitution। यहाँ पे कौन इंट्रोडक्शन के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के तौर पे काम कर रहा है, वो है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी कि हमारा प्रियम्बल जो 85 वर्ड्स का है, जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का 80% हमको बता देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या कहना चाह रहा है। वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन की तरह है, और इंट्रोडक्शन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में सबसे पहले आपको प्रियम्बल ही देखने को मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन्होंने लिखा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी कमिटीज़ थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का एग्जांपल हमने देखा, उन सब के विजन्स के बारे में बात करता है कि इंडिया अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखता है, इंडिया का फ्यूचर क्या है और इंडिया का फ्यूचर का विजन क्या है, इंडिया के फ्यूचर की फिलोसॉफी क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रियम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। नॉट लीगली इनफोर्सेबल बट यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। प्रियम्बल जो है वो 1960 के एक केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन 1960 में एक केस आया था बेरूबारी, जिसके अंदर प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना था। फिर 1973 के अंदर एक केस आता है, केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो माना, लेकिन वो इनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। यानी कि आप अपनी लिबर्टी के लिए या किसी और के थॉट्स को या और के राइट्स को वॉयलेट करने के बाद सीधा प्रियम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि यहाँ पे हमारी लिबर्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है। केशवानंद भारती केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक बार इन 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के साल में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है उसमें पहला अमेंडमेंट था। और उस अमेंडमेंट के अंदर सोशलिस्ट वर्ड को, इंटीग्रिटी को और सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया। सोशलिस्ट हमने अभी पढ़ा, सेक्युलर यानी कि नो, मतलब कि हम जो है वो किसी भी ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे नहीं बल्कि सभी रिलीजन को एक तरीके से मानेंगे, और इंटीग्रिटी को यानी कि हम एकता पे, संप्रभुता पे काम करेंगे। इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, और जब खुद ले सकता है तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री के तौर पे काम करेगा, एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे काम करेगा, एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक की कंट्री के तौर पे काम करेगा। जब इंडिया के अंदर प्रियम्बल जस्टिस के बारे में बात करता है तो वो सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ण से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को इक्वली ट्रीट करेगा। जब लिबर्टी की बात करता है तो आपके पास थॉट्स हैं, आपके पास एक्सप्रेशन है, आपके पास अपना बिलीफ है, फेथ है, और आपके पास अपनी लिबर्टी है वर्शिप की, आपके पास इक्वलिटी है, इक्वल स्टेटस है, किसी भी जगह काम करने की, बोलने की आपके पास इक्वलिटी है, और किसी भी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे आपके साथ इक्वलिटी के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड लास्टली द फ्रेटर्निटी, द इंटीग्रिटी, द ब्रदरहुड ऑफ द नेशन, यानी कि हम जो है वो एक तरीके से सबका साथ, सबका विकास लेकर आगे बढ़ेंगे, और यही हमारा विजन था। सो थैंक यू। ये आपकी क्लास थी और आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।